कोई परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन नाम की चीज़ है नहीं. ही इज़ जस्ट बीइंग मिसोजिनिस्टिक पर्सन हु डजंट वैल्यू द डिसीजंस ऑफ हिज वाइफ एट द एंड ऑफ द डे जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मिलियनेयर. मतलब अकॉर्डिंग टू अमिताभ बच्चन का पर्सपेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू हिज परंपरा, इनकी नज़रों में अपनी वाइफ की किसी ओपिनियन की कोई भी वैल्यू नहीं है. जस्ट बिकॉज मेरे पास गांड-फाड़ पैसा है, सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने का हक है, मुझे बाकी सबके ओपिनियंस कंसेंट गए माचुदाने. और जो कोई भी बिज़नेस है, ऐसा नहीं इन्होंने खुद अपनी मेहनत से खड़ा करा है, इनको जो भी बिज़नेस है ना, इन्होंने अपनी खुद की मेहनत से नहीं मिला है, बल्कि इनको अपने पिताजी की विरासत से मिला है. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के चक्कर में मुझे राइट मिल जाता है कि घर की जितने भी लोग हैं उन सबकी लाइफ्स को कंट्रोल करने के लिए. 10 साल की उम्र में तूने अपने छोटे बेटे को घर से निकाल दिया, बोर्डिंग में भेज दिया, चलो ठीक है. बिना पूछे तूने अपने बेटे की शादी रानी मुखर्जी से पिक्चर में फ़िक्स कर दी, और जब SRK ने काजोल से शादी कर ली तो तूने लात मार के, मतलब उसको अपने ही घर से लात मार के बाहर निकाल दिया इस परंपरा के चक्कर में. साला पागल. हट. अच्छा, अपने जब दूरियां बढ़ा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो लात मार के निकाला क्यों साले उनको अपने घर से? खुद ही अपने बच्चों को अपनी परंपरा से साला लात मार के निकालो, उसके बाद सिंपैथी कार्ड प्ले कर दो कि देखिए हम तो कितने ज़्यादा परेशान हैं, कितने ज़्यादा रो रहे हैं. अकॉर्डिंग टू मिस्टर राज सर परंपरा, इनकी जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि तुम एक मल्टीनेशनल बिजनेस को सस्टेन कर सको, चला सको और ग्रो भी कर सको. सालों से इनकी एक बीवी है अकॉर्डिंग टू हिम, जो घर पे बैठी है, क्योंकि औरतों का वही काम है, जिसका काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना और पति को संभाल के रखना. बस कोई जॉब नहीं है, कोई आर्टिस्टिक वर्क नहीं है, बस 4 दीवारी में गधे की तरह बंद रहो, पति को देवता बन के पूछते रहो, अकेले बाहर भी ना जाओ, सारा दिन बस हवा नारती करो और काम करने के नाम पर बैठे रहो, कभी वही फालतू के काम जो आंटियाँ करती हैं, चुगली वगैरह. और सुबह सुबह उठ के टाई बांधो और पति बनकर उसकी आरती करो, उसकी पूजा करो, जैसे कि पता नहीं तूने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया. और लिटरली इससे ज़्यादा घटिया क्या हो सकता है कि एक औरत ने एक आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल ऐसी एक आदमी के साथ बिता दिया जो उसको कोई भी काम करने नहीं देता, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे की शादी तो नहीं करने दे रहा, पत्नी को काम क्या करने देगा. उसने लिटरली ऐसे आदमी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जिसने इसको घर में रखा जस्ट बिकॉज मेरे पास अंधा पैसा है. मतलब it's all about loving your parents but your mom should never have any freedom in his own home. मतलब ये करण जौहर हमें बताना चाहते हैं इस फिल्म के ज़रिए, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है ना, अमीर लोग हो, तुम पढ़े लिखे हो, अमीर हो, तो क्या ज़रूरत है अपनी बहन बेटियों को पढ़ाकर उनको एक ढंग का करियर देने की. ये जॉब, करियर वगैरह चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, पैसा है ना, चौथी फेल रखो अपनी बेटियों को, सबसे अच्छा और सही यही रहेगा. और तो कोई काम है नहीं, तो सारा दिन पागलों की तरह साड़ी में घूमती रहो, एक बड़ी सी घटिया सी हवेली में दिला दी ना, अब चुप रहो बस. इनकी परंपरा यही है, अब क्या कर सकते हैं, तो है. लड़के की बिना परमिशन के मैरिज कराई तो कराई, अरेंज मैरिज तुमने फ़िक्स करी, और जब लड़के ने अरेंज मैरिज करने के लिए मना कर दिया तो उससे नाराज़ हो गए, और उसके बाद जब उसने शादी कर ली तो उसे निकाल दिया, और निकालने से पहले ये भी बोल दिया कि आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे खून नहीं हो. ये इसने एक ऐसे बच्चे को बोला है जो ऑलरेडी अडॉप्टेड था. एक अडॉप्टेड बच्चे को तूने फिर से अनाथ कर दिया, सड़क पे बेचारा 10 साल बिना माँ बाप के. बचपन में तो माँ बाप मिले नहीं, जवानी के दिनों में तूने उसको लात मार के निकाल दिया जब उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जवानी के दिनों में पेरेंट्स ही सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं. इसने लात मार के पूरी कन्वीनियंस के साथ उनको निकाल दिया, और ये भी बोल दिया कि आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरे साथ कभी मत रहना, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, जस्ट प्लीज़ गेट आउट ऑफ माई लाइफ. और लिटरली जया बच्चन वॉज यूज टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फॉर 30 ईयर्स. मतलब इतना गंदा बिहेवियर उसने 10 या 20 साल टॉलरेट करा. इमेजिन करो उसकी क्या लाइफ होगी. मैं रियल में नहीं कह रहा हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू पिक्चर में कह रहा हूँ, मैं फिल्म का एनालिसिस कर रहा हूँ. मैं अमिताभ बच्चन या किसी भी कैरेक्टर की इस फिल्म में बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सीरियसली मत लेना, जैसे कि मैं पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूँ. मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो फिल्म कहना चाहती है. बिना अपनी वाइफ की इमोशंस की केयर करे, उसका इन्वेस्टेड टाइम, उसके बच्चों को बड़ा करने में उसका जितना भी इमोशंस थे, जितना भी इन्वेस्टेड टाइम था अपने बच्चों के लिए, एक माँ का बॉन्ड जो होता है बहुत स्पेशल होता है, उस सब की बिल्कुल भी इसने अपने अकॉर्डिंग टू बिग बीज या मिस्टर रायचंद परंपरा सब गया माचुदा ने. और वैसे भी जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया, SRK इस फिल्म में वैसे ही अडॉप्टेड था, तो उसको वापस से घर से निकाल के उसको अनाथ कर दिया. आई मीन इससे ज़्यादा बुरा और क्या ही कर सकते हो तुम किसी के साथ. बट क्या बोलें अब. बेसिकली कभी खुशी कभी गम एक ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है कि देखो हम माँ बाप हैं, ठीक है, अगर हम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं
कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उनका करियर, पैशन उनकी मर्ज़ी से ना करने दें, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके लिए पैदा करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनकी प्राइवेसी की माँ बहन एक कर दें, दे कैन इवन मेंटली हरास यू टू हैव अ चाइल्ड, मतलब ज़बरदस्ती करे कि चल बच्चा पैदा कर, बहुत पोते पोती का मुंह देखना, ऑर्गेज़म हो रहा है, लेकिन तुम उनसे सीधे मुंह 2% बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब तुम्हारे उनके पास कोई जवाब तो होता नहीं है 96% ऑफ द टाइम्स देने के लिए, तो क्या करते हैं ऐसे में, वो इमोशनल साइड दिखा देते हैं बागबान वगैरह की। आई सीरियसली गेट एंग्री ऑन द पेरेंट्स हु सिंपली क्राई वाइल वॉचिंग बागबान। हम इतने ही गंदे दिखते हैं तो लात मार के निकाल दो ना घर से बाहर। तुमने कौन सा अपनी माँ बाप को सोने के तख्त और ताज पे बिठा दिया? ये सही है, वो माँ बाप हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और करोड़ों की लोगों की हुई भी है, ठीक है। माँ तो ममता का सागर है, बाप तो वो छाँव है। बेटा ये पुराने ज़माने में होता था, आज के माँ बाप ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक कोई खुश नहीं है, बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के डिसीजंस को मानकर उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं है। जब तुम सीधे मुँह अगर अपने पेरेंट्स को उनकी गलती के लिए कन्फ्रंट करो, लॉजिकल पर्सन तो वो सिंपली इमोशनल हो जाते हैं, इसने तो हमें देना ही नहीं है, इन बच्चों ने हमें देना ही नहीं है, हम तो वृद्धाश्रम में चले जाएंगे, कोई किसी का नहीं होता। ये इमोशनैलिटी तब कहाँ थी जब बच्चे साले पैदा करने वाले थे, तब तो नहीं दिखाया सब, इतना दिमाग नहीं लगाया। दे डोंट इवन हैव अ प्रॉपर स्टेटमेंट टू काउंटर, दे सिंपली शो एंड रिफ्लेक्ट बेसलेस इमोशंस एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। मतलब रोने लग जाएंगे, अब तुम क्या करोगे, अब ऐसे में तुम्हें थोड़ी पता है कुछ। तो बस इसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करके फिल्म बनी है। लिटरली फॉर टॉलरेटिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर जया बच्चन को अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देना चाहिए था, क्योंकि एट द एंड सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। बट अकॉर्डिंग टू करण जौहर इस फिल्म में लॉजिक थोड़ी होना चाहिए, बस आप तो बस समझ ही गए। और कोई मुझे बता सकता है ये परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये जो परिवार की परंपरा ये बनाई किसने होगी? ऑफ कोर्स मर्दों ने घर की, इसीलिए तो औरतों की इतनी बुरी हालत है इनके घर में। लेकिन इस चीज़ को दिखाने के लिए बड़ी ब्लंटली और बड़ी फेगली दिखाया गया। मतलब जब जया बच्चन को अपने लिए स्टैंड लेना आता है तो वो भी छोड़ती नहीं है उसको, मतलब वो कह देती है, वो उसी का डायलॉग रिपीट कर देती है, कह दिया ना बस कह दिया, तुम चले जाओ दूर। पर मुझे वो सही नहीं लगता, बिकॉज अब तुमने इतने साल एक बंदे को 30 साल टॉलरेट करा है, उससे अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है। उसको उसकी गलती का एहसास हो गया, सुधर गया, ठीक है, पर इतने साल बर्बाद हो गए, इतने साल कौन झेलेगा किसी को? तुम खुद सोच के देखो। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के चक्कर में मुझे इस सीन में सबसे ज़्यादा बुरा, लिटरली गुस्सा जया बच्चन पे आता है कि उसने कैसे अपने बच्चे की, अपने बेटे की और अपनी बहू की इतनी आसानी से विदाई करवा दी है। दुनिया की पहली ऐसी शादी थी इन दोनों की, जो किसी के चौथे पे हुई थी, और जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों की उन्हीं के घर से विदाई कर दी गई। मतलब विदा होकर दुल्हन ससुराल आती है, ये मायके ससुराल दोनों ही नहीं गई, इन दोनों की विदाई कर दी कि तुम लोग अपना चले जाओ। और माँ ने अपने बच्चों को ना रोका, ना अपने पति को समझाया, ना उनके लिए कोई स्टैंड लिया। मतलब क्या माँ है, उनके लिए ना कुछ कहा, ना उन्हें रोका, ना उनके लिए कोई स्टैंड लिया, ना पति के लिए उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करी, ना कुछ फैमिली सॉर्ट आउट करना, कुछ नहीं किया। उसने एज अ फेट उसे एक्सेप्ट करके लात मार के अपने बच्चों को निकाल दिया। मतलब उसे वैसे भी कभी अपने बच्चों से प्यार था भी नहीं जया बच्चन को, अगर होता तो उसका प्यार यहाँ पे दिख जाता, क्योंकि बच्चे एक बार चले गए ना तो जाहिर सी बात है, अब माँ है, अब वो तो बच्चों को फ़ोन करके पूछेगी नहीं, ना कभी उनसे जाएगी मिलने। भाई माँ ने निकाल दिया ना घर को, अब बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो रोएं एक दूसरे के लिए, माँ को याद करे। माँ थोड़ी इतनी पागल है कि बच्चों से मिलने आएगी, उन्हें पता है ना लंदन गए हुए हैं, पहले से सबको पता था लंदन गए हुए, लेकिन इतनी शर्म थोड़ी होगी किसी के अंदर कि उनसे जाकर मिले एक बार। परंपरा है भैया घर की, परंपरा। सीरियसली गेट अ डिवोर्स फ्रॉम अ गाय लाइक अमिताभ बच्चन इन दिस मूवी। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, सिंपली टेक अ लीगल सेपरेशन फ्रॉम देम। इट्स नॉट अबाउट लविंग विद योर पेरेंट्स, इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप जस्ट प्लीज़ गेट आउट, ठीक है। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ऐसी परंपराओं के चक्कर में। इतनी प्रॉब्लम थी, बेबी सिटर हायर कर लो किसी एजेंसी के थ्रू, इतनी ज़्यादा दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम क्या है? किसी भी पड़ोस की कोई टीनेज लड़की को बोल लेते, बेबी सिट आराम से कर लेते हैं, या फिर किसी एजेंसी के थ्रू एक सर्टिफाइड बेबी सिटर हायर कर लो। इतनी दिक्कत है, तुम बोल क्यों नहीं देते उन्हें कि हमें नहीं चाहिए बेबी सिटर? ऐसा कोई फॉरेनर नहीं करता है कि अपने पड़ोसी के घर में जाए और उसको बोले। पहली बात तो ये फॉरेन एक बहुत ज़्यादा फास्ट सिटी है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आज से 20 साल पुरानी पिक्चर बने या 10 साल पुरानी, हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी है कि आपस में दोस्ती 2-4 लोगों से हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। यूट्यूबर्स वगैरह ही ऐसे होते हैं जो करते हैं, और ज़्यादातर जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को, तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है, डे केयर नाम की जगह होती है, कोई भी ऐसे बच्चा छोड़ने के लिए पड़ोसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाता।
खटखटाता भी है तो स्कूल आवर्स में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे लोगों को पहले से ही पता होता है 4 से 5 स्कूल जाना है, अब से अब इतना जाना है, अच्छा अभी फ्री है चलो अभी चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, मतलब मोस्टली वर्किंग आवर्स के टाइम पर सारे के सारा मोहल्ला तुम्हें खाली मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सब अपने गए हुए होते हैं। बच्चों को डे केयर में छोड़ दिया तो अब टेंशन क्या है, तो बस ऐसे ही करते हैं लोग। और जब 16-17 साल के हो गए तो खुद का घर खरीद के जॉब कर लो। भोसड़ी के, जाना कहाँ है तुझे, पूरी लंदन में पागलों की तरह भगता फिर रहा है। हाँ, ऐसे तो मेरे मोहल्ले के कुत्ते मेरे पीछे भागा करते थे जब मैं वैन में बैठकर स्कूल जाता था। टैक्सी ले ले। केतरी जी में एक ऐसा सीक्वेंस भी दिखाया जाता है जिसमें ये दोनों भाई बिछड़ गए थे जब ऋतिक रोशन काफ़ी छोटा होता है, और पिछले 18 साल से चूतिए तू अपने भाई से नहीं मिला, ना तुझे उसका नाम, तुझे उसका फ़ोन नंबर, तुझे उसका ईमेल आईडी नहीं पता। 10 साल की उम्र में, जब मैं 10 साल का था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मुझे मेरे मम्मी पापा का नंबर अच्छे से याद था और लैंडलाइन का नंबर भी अच्छे से पता था। दिमाग नहीं लगाना होता ना भाई बॉलीवुड की फिल्मों में, इमोशनल होके कुछ भी चुतियापा परोस दो ऑडियंस को। और एक्सप्रेशन तो देखो लौंडे के, जैसे कि कोई इंजीनियर 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म करके आया हो, हाथों की नसें फटकर बाहर आ रही हैं, रगों में खून की जगह सिर्फ ठरक दौड़ रहा है, हिला हिला के उसके हथियार का हाल भी सूखे केले से भी बदतर है, पूरे 2 साल की सैलरी को आग लगा के सेक्स की तलाश में गोवा आया है, या थाईलैंड की ट्रिप मारने गया अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में। कोई एनआरआई जो सालों के बाद इंडिया अपने रिलेटिव्स को मिलने के बहाने पैसों से तुम्हारी गांड जला के तुम्हें तुम्हारी गरीबी का एहसास कराने आया हो। किसी भी लड़की का दिल नहीं दुखाते, पीसीओ से फ़ोन कर लेता, अपने फ़ोन से फ़ोन कर लेता, पूछ लेता कि भैया कहाँ हो, कैसे हो, पापा के फ़ोन से फ़ोन करके पूछ लेता, अपने पर्सनल फ़ोन से कॉल कर लेता। लेकिन दिमाग थोड़ी लगाना होता है बॉलीवुड की फ़िल्मों में, इमोशनल होके कुछ भी चुतियापा परोस दो ऑडियंस को। और एक्सप्रेशन तो देखो लौंडे के, जैसे कि कोई इंजीनियर 4-5 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म करके आया हो, नसें फटकर बाहर आ रही हैं, रगों में खून की जगह सिर्फ ठरक दौड़ रही है, हिला हिला के उसका हथियार का हाल सूखे केले से भी बदतर हो चुका है, लेकिन पूरी 2 साल की सैलरी को आग लगाने के बाद सेक्स की तलाश में थाईलैंड का ट्रिप मार के आ रहा हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी बैचलर पार्टी पर जा रहा हो, या फिर ऐसा कोई एनआरआई सालों के बाद इंडिया आया हो, अपने रिलेटिव्स को मिलने आया हो और पैसों से तुम्हें तुम्हारी गांड जलाकर तुम्हें तुम्हारी गरीबी का एहसास कराने आया हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ है, और इस बात को यहाँ पर हिंट किया जाता है कि या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि शायद अमिताभ बच्चन व्हेन जया बच्चन, पहली बात तो ये कि शादी के 10 साल बाद यू डिसाइडेड टू हैव योर ओन सेकेंड चाइल्ड। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे जिनके पहले और दूसरे बच्चों के बीच में भी 10 साल का 12-12 साल का गैप होता है। लेकिन अगर तुम 10 साल बाद पैदा हो रहे हो और भाग्य की रेखाओं से लड़कर या भगवान की शक्ति से लड़कर जन्मे हो, तो तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बच्चा अनहेल्दी पैदा हुआ था, या फिर हो सकता है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई शायद इम्पोर्टेंट हो। तुम खुद अकल लगा के देखो, तुमने खुद का बच्चा पहले पैदा किया नहीं, तुम एक 2 साल का बच्चा उठा के सीधा घर में ले आए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होते हैं कि चलो यार बच्चा को ले आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा बहुत कम होता है। हो सकता है ऐसा हो, मतलब यहाँ हिंट किया जाता है कि जब पैदा हुआ था ऋतिक रोशन तो प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर ऐसा हो सकता है कि अमिताभ बच्चन को कोई मेन प्रॉब्लम थी। ये हिंट किया जाता है इस डायलॉग के ज़रिए इस फिल्म में। तुमने 10 साल बाद अपनी पहला बच्चा करा, तुम अपना खुद का भी कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे यार मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चे को अडॉप्ट करता है। आज की जनरेशन को दारू, सुट्टा, सेक्स, ड्रग्स, इन्हीं सारी चीज़ों से मतलब है, शादी में करोड़ों रुपए उड़ाने से मतलब है। और अपने आसपास देख लो कौन सा ऐसा मिलियनेयर है जिसने बच्चा अडॉप्ट करा। अंबानी फैमिली में कोई अडॉप्टेड है? नहीं। रतन टाटा ने किसी को अडॉप्ट करा? नहीं। अडानी ग्रुप के मेंबर ने किसी को अडॉप्ट करा? नहीं। JRD टाटा ने किसी को अडॉप्ट करा? नहीं। अडॉप्ट किसने करा? सुष्मिता सेन ने करा। क्यों करा? क्योंकि सुष्मिता सेन का खुद कोई पति नहीं है। अब ललित मोदी से भले लफड़ा लड़ा रही है, लेकिन उसका खुद कोई नहीं है ना। अडॉप्ट करते हैं ज़्यादातर वही लोग हैं जो सिंगल मदर या सिंगल चाइल्ड पेरेंट वगैरह टाइप होते हैं। मतलब जो करते हैं वो ऐसी होती हैं, वही लड़कियां होती हैं या वही लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में खुद कोई नहीं होता है। ज़्यादातर IVF या सरोगेसी के ज़रिए ही करते हैं, जैसे करण जौहर के बच्चे हो गए। तो तुम समझ सकते हो कि अगर लोग खुद का पैदा करते हैं, 90% केसेस में यही है, लोग खुद का ही पहले पैदा करते हैं, उसके बाद ही अडॉप्ट वगैरह करते हैं। और किसी के पास इतना खाली फोकट टाइम नहीं आज की डेट में किसी के 2 आंसू पोंछ दे। आज की दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं होता है, भले आज की हो 20 साल पहले की। कोई किसी की मदद नहीं करता है, ठीक है। कोई बस साइड पे कोई मरा पड़ा है, लोग साले फ़ोन निकाल के फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, हॉस्पिटल लेके कोई नहीं जाता। तमाशा चल रहा है, तमाशा, बस वैसा ही हाल होता है। यहाँ पे फिर वही दादी का सड़ा हुआ डायलॉग आ जाता है, अबे इतनी दिक्कत थी तो सालों मिला हो ना जाके।
एवरीबडी जस्ट मूव्ड ऑन विद द गिल्ट दैट SRK और काजोल को घर से बाहर निकाल दिया गया लात मार के। मिल के आ जाओ ना, या फिर किसी ऐसे यंग मेंबर को भेज दो अपने घर के। अब हो सकता है शायद आंटी बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई हैं, इस वजह से शायद मिलने जा नहीं पा रही हैं, बट यू कैन सेंड समवन ऑन योर बिहाफ ना, कि जाओ पता करो है कैसे। अब इतनी बुढ़ी आंटी बेचारी इंडिया से, दिल्ली से लंदन जाएंगी, दिक्कत है, लेकिन इतनी बुढ़ी आंटी किसी को भेज तो सकती है ना कि चाय देख कर आ वो लोग कैसे हैं। ये तो आप कर ही सकते हो, या इसमें भी दिक्कत है? बोलने में भी तकलीफ़ तो होनी होती होगी आई गेस। ऋतिक रोशन अपने भाई जिससे 10 साल से नहीं मिला है ऐसी फालतू वेबसाइट का यूज़ करके ढूंढता है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। मतलब जस्ट बाय टाइपिंग हिज नेम तुझे उसकी लोकेशन, एड्रेस सब पता चल जाता है, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इन केस यू आर अ हैकर। क्योंकि अगर सिर्फ नाम टाइप करने से लोकेशन या एड्रेस मिल जाता तो गवर्नमेंट ही ऐसी वेबसाइट को या ऐप को बैन कर देती सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और उस वेबसाइट या उस ऐप के डेवलपर को भी शायद अरेस्ट किया जा सकता था अगर तुम हैकर हो। क्योंकि वो जाहिर सी बात है जब ये कर रहा है तो एक साइबर कैफ़े में यार, तो साइबर कैफ़े में डीप सरफेस वेब पर तुम्हें ऐसी कोई वेबसाइट नहीं मिल सकती। अगर तुम एक एथिकल हैकर हो और तुम्हें डीप वेब एक्सेस करना आता है तभी तुम ये कर सकते हो, और वो भी अपने पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू। साइबर कैफ़े में बैठ कर तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, मतलब कुछ भी। तो भाई लोग अब हम आगे चलकर ऐसा ही चूतिया प्लॉट होल की हम बात करने वाले हैं। मेरा जो नाम है वो राहुल है, ठीक है। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें मुझे 5 बंदे ऐसे मिल गए थे जिनका नाम राहुल था। पूरे लंदन में सिर्फ एक राहुल नाम का बंदा है जिसका सरनेम रायचंद है और वो उसका भाई है। मतलब सेम नाम वाला बंदा पूरे लंदन में सिर्फ एक ही है और वो उसका भाई है, अकॉर्डिंग टू मूवी। सीरियसली। और इस सब के पीछे बैकग्राउंड में देशभक्ति वाला म्यूज़िक भी डाल रखा है गधों ने। क्यों भाई, किस बात के लिए? किस बात की माफ़ी बहनचोद? योर पेरेंट्स कांट फोर्स यू टू मैरी समवन ब्रो, इट्स इलीगल एज पर लॉ। पेरेंट्स का नाराज़ होना बनता है, बिना बताए शादी हो गई तुम दोनों की, बनता है पेरेंट्स का नाराज़ होना, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जो अमिताभ बच्चन था वो अपने दोस्त की जो बेटी थी उसकी शादी शाहरुख खान से फिक्स करना चाहता था, जो रानी मुखर्जी थी। और उसने जब ये काम करा उसने एक बार भी पूछा तक नहीं उससे, मतलब क्यों। और इवन जया बच्चन ने बताना तक ज़रूरी नहीं समझा कि उसकी लाइफ में कोई और है। बीइंग अ मदर तुम्हें बताना तो चाहिए ना कि मेरे बेटे का बाहर किसी के और के साथ चल रहा है। बट माफ़ी मत मांगो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। इन मामलों में दिल की सुननी चाहिए। ऑफ कोर्स रानी मुखर्जी को बुरा लगा बिकॉज SRK ने उससे उतना प्यार नहीं करता था जितना वो उससे करती थी। रानी मुखर्जी को शाहरुख खान से प्यार हो गया था बिकॉज वो काफ़ी खुश थी। लेकिन यार अब जो डेस्टिन्ड है वो डेस्टिन्ड है। रानी मुखर्जी को ऑलरेडी बता देना चाहिए था ना अपने फादर को, देखो उसकी लाइफ में कोई ऑलरेडी और है। उसने कौन से दोस्त की जिम्मेदारी निभाई? भाई मेरा रिश्ता तुमसे तय हुआ है, तुम मेरे दोस्त हो। अब मैं बोल दूँ मेरी लाइफ में कोई और है तो क्या ये बात तुम अपने फादर को नहीं बताओगे? ऑफ कोर्स रानी मुखर्जी को बुरा लगा क्योंकि शाहरुख खान उससे प्यार नहीं करता था, काजोल को करता था। बट एट द लॉन्ग रन आई नो कि रानी मुखर्जी को बुरा लगा जब उसको ये बात पता चली। बट एट द लॉन्ग रन ये रानी मुखर्जी के लिए, उस लड़के के लिए, उन दोनों के लिए अच्छा है। एट द लॉन्ग रन ये उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स शी विल बी हर्ट बट एट द लॉन्ग रन तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा ये काफ़ी अपनी लाइफ में। और ये पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए ना। दूसरी तरफ ये पागल है जिसने परिवार की इज्जत के चक्कर में अपने अडॉप्टेड बच्चे को फिर से अनाथ कर दिया। इस पागल ने सवालों का कोई जवाब नहीं है। अगर इतना बता दो उसको क्यों उसका भाई उससे नहीं मिलता, कहाँ है वो, पूरे सवाल का जवाब नहीं है। बोल के पूरे इंटरवल तक कहानी सुना दी तुमने फिल्म में। भाई गरीब लोग हैं ना, उनके अंदर इंसान थोड़ी होते हैं, वो तो कीड़े मकोड़े होते हैं। उनके अंदर ना कोई इमोशंस हैं, ना कोई फीलिंग्स हैं, ना कुछ है। अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा आदमी अपनी नौकर की शादी के फंक्शन में जाएगा क्यों? भाई शान कम हो जाती है हम लोगों की। भाई चूतिया होते हैं वो लोग जो लिटरली अपने, अमीर लोग सबसे बड़े चूतिया होते हैं। वो लोग सबसे बड़े चूतिया होते हैं जो अपने घर के सर्वेंट्स को अपने घर का मानते हैं, उनको अपनी होमली ट्रीटमेंट या एनवायरनमेंट देते हैं, जो उनके साथ इतना अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको अपने घर का मानते हैं, उनकी शादी ब्याह में हर जगह में एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। लेकिन हम वहाँ कैसे जा सकते हैं नंदिनी? मतलब हम करोड़पति इन भिखमंगों की शादी में जाएंगे, हमारी शान कम हो जाएगी, यही तो कहना चाहते हैं इस सीन के ज़रिए कि मतलब भाई गरीब लोग हैं, चूतियाँ से हैं, गलीज नाली के गंदे, नाली के कीड़े हैं, ये वो। अच्छा यहाँ मैं अपना ओपिनियन नहीं रख रहा हूँ, मैं अमिताभ बच्चन की फ़िलोसफी और परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ। और जब भी बीवी कुछ ना कुछ ज़्यादा बोले तो शट हर माउथ बाय सेइंग दिस स्टेटमेंट, कह दिया ना बस कह दिया। हाँ भैया तू तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो रहा है ना, जो तू कह दिया तो बस कह दिया। तू तो मतलब कतई भगवान है तू तो, कि जो बोल दिया बस वही सच है। अन्ना हज़ारे हो ना तुम तो। ताकि करीना के जो फ्रेंड है उसका भाई है, उसको कोई रुकने की जगह चाहिए, तो हमारा घर तो भैंचो धर्मशाला है ना, यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के आ सकता है। क्या बेहतरीन लॉजिक दिया है
कोई ढंग का बहाना ही सोच लेते। एंट्री के टाइम पे तो साला बड़ा गिटार बजा रहा था। और अभी दिक्कत पता है क्या है, भाई के घर घुसेगा कैसे इसको मालूम ही नहीं है। क्या बेहतरीन लॉजिक दिया है, तू पीजी में रह ले, तू फ्लैट में रह ले, तू होटल में चेक इन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब करीना का जो दोस्त है उसके भाई को रुकना है तो उसके पास कोई जगह नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यही करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारा घर तो भैंचो धर्मशाला है, कुत्तों की तरह हर जगह खुला रहता है। गुरुद्वारा है तो जो सबके लिए खुला रहेगा। हम भी गधे की तरह मुंह उठा के किसी को भी यहाँ पे बुला लेंगे। तुम्हारी जगह कोई भी होगा तो यही करेगा ना भाई। हम अपना घर चलाएं या तेरे को पालें, तू ही बता। क्या फालतू लॉजिक दे रहे हो यार। यही होता है जब आप भाई को ढूंढने आए, अब भाई को ढूंढ नहीं रहा है, डांस वगैरह कर रहा है, नाच वगैरह रहा है, तो फिर ऐसी फालतू के बहाने लगाने पड़ेंगे। क्योंकि दिमाग भाई को घुसेगा कैसे भाई के घर में, भाई से मिलेगा कैसे, इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो क्या करेगा क्या, तो कॉफ़ी शॉप पे बैठकर आ गए मुंह उठा के, अब करना क्या आगे ये कैसे पता होगा। और ये भी लंदन आता है बिना किसी लगेज के या बैग के, जिन लोगों को नहीं पता। अब कैसे आया मुझे नहीं पता। तुम्हें करीना के दोस्त के भाई को क्यों रुकाना है अपने घर में, मुझे कोई बताएगा? जस्ट बिकॉज उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, सो यू विल लेट इन एनी रैंडम स्ट्रेंजर यहाँ रहने आ सकता है। वुड आई अलाउ समवन लाइक दिस इन योर हाउस? वुड यू अलाउ सम रैंडम स्ट्रेंजर टू वॉक इन योर हाउस जस्ट लाइक दैट? यू विल नेवर अलाउ दिस। क्योंकि भाई आज के टाइम पे क्या पता, तुम्हें पता है ना वहाँ पे घर में घुसपैठिए क्राइम वगैरह बहुत होता है वहाँ पे। कोई क्यों अपने घर में ऐसे किसी को भी अंदर आने देगा। मनीष मल्होत्रा का फैशन शो में साड़ियों का कलेक्शन है या नीता लुल्ला की साड़ियों का वार्डरोब है पर्सनल? बॉर्डर से जंग लड़के आए हो। नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आया है। भाई किस बात का इतना ज़्यादा त्यौहार है जो ऐसा हो रहा है? दिवाली वाले दिन कोई ऐसा हरकतें नहीं करता है। ये दिवाली है ही नहीं, ये बस एक ग्रैंड ओपनिंग है जिसको दिवाली का नाम दे दिया गया है। सबसे बड़ी गलती इस फिल्म की ये है कि सिंपली बिकॉज यशवर्धन इंडिया के मतलब जो शाहरुख खान और उसकी फैमिली को है उसको बहुत ज़्यादा एलीट और अमीर दिखाने के लिए दिल्ली के नाम पर लंदन दिखा दिया। मतलब इंडिया के नाम पर शूटिंग सारी लंदन दिखा दिया, पता नहीं क्यों। और ऑडियंस जैसे कि जो काजोल है इस फिल्म में वो बैकवर्ड फैमिली से आती है, तो उसके लिए इन लोगों ने पूरा स्टाफ पूरी शूटिंग इन्होंने वापस इंडिया के चांदनी चौक में करी। तो मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी और वेल कल्चरल रिसर्च हो सकती है इस चीज़ के ऊपर पे। पूरी दिल्ली में साला इतनी ज़मीन नहीं है बिल्डिंग बनाने के लिए जितना बड़ा इन लोगों का गार्डन है। कौन सी दिल्ली में भाई, कौन सी दिल्ली में ऐसी इतना बड़ा गार्डन में लोग रहते हैं? मुकेश अंबानी के घर के बाहर साला हाईवे बना है और इतनी रोड है, और ये साले अपने खुद के अलग गार्डन में कहाँ रहता है भाई तू? सही में जंगल के बीचों बीच कर लिया है क्या तूने? बिकॉज अकॉर्डिंग टू करण जौहर, क्योंकि अगर आप अमीर हैं तो बस लंदन की लोकेशंस का दिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अकॉर्डिंग टू करण जौहर सारे के सारे अमीर बस लंदन में ही पैदा होते हैं, गरीब तो सीधा चांदनी चौक में ही रहते हैं। ये मैसेज हमें करण जौहर देना चाहता है इस फिल्म के ज़रिए। क्या बात है, हाँ बाप को मरे हुए 3 घंटे भी नहीं हुए, एंड हाउ द हेल यू गाइस कैन इवन थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड? शादी की सालगिरह, बाप की बरसी, पिताजी की 13वीं, कोई मुझे बता सकता है ये सब एक साथ एक ही दिन में कैसे हो सकता है? अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत कोई कभी अपने बाप की मौत वाले दिन से करता है? शादी का मुहूर्त वगैरह सब गया भाड़ में। मतलब कोई भी ऐसी मंदिर में जाके ऐवी शादी कर लो। कोई दोस्त रिश्तेदार और इवन काजोल के घर वाले भी शादी में नहीं आए। मतलब तुम्हारे घर से किसी की शादी हो रही है, काजोल की छोटी बहन भी शादी में नहीं है, उसको भी आगे जाके पता चलता है, क्योंकि इन दोनों के अलावा इस पूरे सीन में कोई और है ही नहीं। पता नहीं क्या मतलब बेवकूफ़। और सबसे ज़्यादा गलत बात यह है कि पापा का जो फ्यूनरल है वो उस पूरी पिक्चर में दिखाया ही नहीं है। काजोल के फादर की डेथ इस पूरी पिक्चर में दिखाई नहीं है, लेकिन जो दादी की डेथ है, अमिताभ बच्चन की मॉम की जो डेथ है, उसको पूरी तरीके से इस फिल्म में ग्राफिकली दिखाया गया, जिसमें तीनों के तीनों लोग एक साथ हो जाते हैं, बड़ा भाई, छोटा भाई और फादर। द ओनली थिंग दैट यूनाइट देम इज़ दादी की डेथ। और दादी की डेथ अगर नहीं भी होती तो तीनों आपस में कभी वापस मिलते भी नहीं। के अंदर हमें करीना कपूर की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है कि उसे बचपन में कई लोगों ने बुली किया था, मतलब जिसमें ऋतिक रोशन और उसके फ्रेंड्स थे, फॉर बीइंग अ देसी गर्ल फ्रॉम अ सिंपल बैकग्राउंड। क्योंकि वो चांदनी चौक की सिंपल लड़की थी, उसे बाद में जब वो लंदन गई, शी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ पर्सनालिटी। और सारी लड़कियों को ये बात बता दी गई थी कि मैडम कॉलेज में आ रही हैं, और हर कोई मरा जा रहा था इनके साथ प्रॉम पे जाने के लिए। पूरे कॉलेज में अकेली हॉट बंदी यही है, और सब इसी के इंतज़ार में थे कि कब वो दिन आएगा जब वो हमारे साथ डेट पे होगी। मतलब 4000 लौंडों का इकलौता क्रश। मुझे नहीं पता हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। मतलब क्या ये मैकेनिकल इंजीनियर है क्या सारे के सारे? मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज है क्या ये? और मुझे दिक्कत इस बात से ये है कि फ़ॉरेन जैसे देश में आप ऐसा नहीं दिखा सकते। मतलब अगर इंडिया में हो कि पूरे कॉलेज के लौंडों का इकलौता क्रश कोई लड़की है तब समझ में आता है, क्योंकि फ़ॉरेन का कल्चर ही वैसा नहीं है।
जितने भी NRI स्टूडेंट्स हैं, एक चैनल है यूट्यूब पे मिस्टर पटेल करके, उसने साफ साफ बोल रखा है कि यहाँ के लोग अपने काम से काम रखते हैं, ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, मतलब दोस्त बन जाए ढंग के एक आदि होते हैं वही बहुत है। और मतलब जितनी भी हाई राइज सिटीज़ होती हैं या फिर डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं, जितनी डेवलप्ड सिटी में आप जाते रहोगे ये कल्चर काफ़ी प्रोमिनेंट है कि आप 10-12 साल से एक सोसाइटी में रह रहे हो। सोसाइटी मतलब स्काई स्क्रेपर वाली, ऐसा नहीं नॉर्मल ये कोई फालतू सी। आप किसी जितनी भी मतलब एलीट क्लास जितना आप जाते रहते हो, मतलब मैं डिफेम नहीं कर रहा किसी गरीब आदमी को, पर मैं ऐसा होता है कि 10-12 साल से एक बिल्डिंग में रह रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता हमारा पड़ोसी कौन है या फिर हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता है। तो ठीक है, फिर इसीलिए मुझे इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब पूरा का पूरा कॉलेज मतलब प्लेसमेंट, पूरा का पूरा कॉलेज प्लेसमेंट, जॉब, करियर सिक्योरिटी, बैकलॉग्स, इन सब को छोड़ करके, लेक्चर, नोट्स, पढ़ाई, स्टडी का प्रेशर, इन सब को छोड़ करके मतलब एक लड़की के पीछे भाग रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा फालतू और अनरियलिस्टिक ये फिल्म होगी। और करीना कपूर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो भी कुछ इतना खास होता नहीं है, मतलब वो मतलब थोड़ी जेंजी सी बन जाती है, सैसी गर्ल बन जाती है, पढ़ाई लिखाई करती है वगैरह है नहीं, प्रॉम पे जाती रहती है, अपने सारे कल्चर को भूल जाती है। कल्चर को भूल जाना मतलब छोटे कपड़ों से मैं बिल्कुल डिनोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बात भी वो एक्सेंट वाली अंग्रेज़ी में करती है। पर जैसे ही मतलब अब इस फिल्म के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कैसे फेमिनिज़म का मजाक और फेमिनिज़म को औरतों के कपड़ों से डिनोट करके दिखाया जाता है। क्योंकि पहले तो वो आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड लेके घूमती थी, तो उसको कम कपड़ों में दिखाते थे। तो आगे जा कर के मैं आपको बताऊंगा व्हाट डज करण जौहर ट्राई टू प्रमोट अ टॉक्सिक मेंटालिटी एवरी टाइम वी वॉचेज अ धर्मा फिल्म। मतलब करण जौहर कैसे हमारे अंदर एक टॉक्सिक मेंटालिटी इंड्यूस करता है, वो मैं आपको बताऊंगा मुझे क्यों लगता है ऐसा। हाँ भैया, कुछ भी नहीं बचा इस देश में, बचा ही क्या है, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी सारी गाड़ियों का कलेक्शन है, अच्छी खासी जॉब है, और फिर हमारा एक बच्चा है जो यहाँ के लंदन के किसी स्कूल में पढ़ता है। मतलब बचा ही क्या है, इससे ज़्यादा कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है। अबे पागल के बच्चे, तू लंदन में अपनी वाइफ के साथ सेटल हो चुका है 10 साल पहले, अचानक से अपनी फैमिली डिस्प्यूट के चलते तू उसके अपने बाप के पास वापस जाएगा जस्ट बिकॉज तूने उसको मॉल में देख लिया। पापा को घर में अपने घर में ले आ, अपने फादर को अपने घर में ले आ, बोल दे उन्हें। भाई जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन है या उसका बिज़नेस अगर इंडिया में है, तो भाई जाहिर सी बात है, हो सकता है किसी राइट हैंड को, ऐसा होता है ना कि हमारा बिज़नेस अमेरिका में, लंदन में, पर रहते हैं हम इंडिया में, क्योंकि कोई बंदा हमने हायर किया हुआ है जो लंदन से ऑपरेट करता है। तो पापा को बोल दे वो इतनी बड़ी हवेली बेचकर यहाँ आ जाए हमारे पास। भाई हम वहाँ सेटल हो चुके हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे हर जगह की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, आर्टिस्टिक वर्क है, थिएटर, म्यूज़िक, आर्ट, डांस। पढ़ाई में दिल नहीं लगा तो इन चीज़ों में भी डिग्री ले सकता है। वहाँ अच्छी जॉब करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। लड़की की खुद की अपनी लाइफ भी तो है। इंडिया में ओवर पॉपुलेशन और धक्के और लाइनों के अलावा बचा क्या है, बताना ज़रा। इंडिया में जेई का एग्ज़ाम, नहीं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारे लिए ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, जेई के एग्ज़ाम के लिए 10th से 12th पढ़ाई करना या फिर यूएसए के किसी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना? दोनों में से तुम क्या प्रेफर करोगे? तुम ही बता दो। आई एम 100% श्योर 90% लोग यही बोलेंगे हमें यूएसए जाना है। क्यों जाना है? तो बस फिर उसका जो जवाब है वही मेरा डिफेंस है। अंकल तो बच्चा पैदा करने की ज़रूरत क्या है, कुत्ता ही पाल लो ना घर में, टेंशन क्या है? हरामी मुझे उन लड़कों में से लग रहा है जो फ्रेंडशिप करने के बहाने लड़कियों की पैंट में हाथ डालने के सपने देखना शुरू कर देते हैं, बाद में फ्रेंड जोन हो जाते हैं। साला कोई ऐसी दोस्ती हमें भी कराओ यार। नो इज़ एब्सोल्युटली राइट। मतलब ऐसा होता था पहले के ज़माने में, और इसको जज कह रहे हैं तू कौन से ज़माने का है इस वजह से हो रहा है, पर काफ़ी टाइम से होता था। इनफैक्ट माई मॉम, मेरी जो खुद की मम्मी है, इसका एग्जांपल देने के लिए मैं तुम लोगों को बताने के लिए समझा रहा हूँ कि मेरी मम्मी की खुद शादी शायद 21 या 23 में हो गई थी, और माई फादर एंड माई मॉम बिकेम अ मदर एट 25, और उनकी शादी 2001 में हुई थी और 2003 में मैं पैदा हुआ था। तो मतलब आज से 21 साल पहले तुम खुद ही सोच के देख लो, अगर औरतें अपनी अर्ली 20s या फिर अर्ली 20s में ही लोग अपनी शादी कर लेते थे, तो फिर और 4-5 साल का एज गैप भी होता है आदमी औरत के बीच में ट्रेडिशनली इंडिया में, तो तुम सोच ही सकते हो उनमें से बहुत कम ऐसी होंगी जो निकल कर उस टाइम पे जॉब करना चाहते होंगे। मेरी मम्मी के ज़माने की या मेरी मम्मी की एज की कितनी औरतें हैं जो घर पे बैठती हैं, काम नहीं करती? क्योंकि ये तो अब जाके आया है। मतलब 2010 में भी, या 2010 से पहले, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2001 की, जब द्वारका जंगल होता था पूरा, जहाँ पे मेरे चाचू रहते हैं। तो मतलब 2001 में ऐसा होता था कि 21-22 की उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे। मेरी मम्मी खुद इस बात का एग्जांपल है। एंड व्हेन आई वाज बोर्न माय फादर वाज 28
एंड माई मॉम वॉज 25। तो बात एकदम क्लियर है, ऐसा होता था पहले ज़माने में। और ये तो बहुत बाद में हुआ जब औरतें निकल के काम करने हैं। मेरी मम्मी तो पता नहीं कहाँ धक्के खाती थी, बट दैट्स नॉट, उन्होंने बहुत मेहनत से पाला है मेरे को। आई लव यू मम्मा। पर समझ जाओ, मतलब ये सही कह रहा है, ऐसा काफ़ी टाइम से होता था। और 20-21 साल पहले ही अब जाकर ही ऐसा हुआ है कि औरतें 30 में शादी करती हैं, मिड-30s में मॉम बनती हैं, अपना करियर सेट करती हैं। लेकिन मेजॉरिटी आज भी बहुत सी ऐसी तुम्हें मिल जाएंगी जो हाउसवाइफ ही हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन की। आज की का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब घुलता मिलता हूँ नहीं। आई एम नॉट दैट सोशल पर्सन। मैं मतलब अपनी बंदी के साथ ही चिल करता रहता हूँ। के अंदर हमें करीना कपूर की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है कि उसे बचपन में कई लोगों ने बुली किया था, मतलब जिसमें ऋतिक रोशन और उसके फ्रेंड्स थे, फॉर बीइंग अ देसी गर्ल फ्रॉम अ सिंपल बैकग्राउंड। क्योंकि वो चांदनी चौक की सिंपल लड़की थी। उसे बाद में जब वो लंदन गई, शी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हर सेल्फ पर्सनैलिटी। और सारी लड़कियों को ये बात बता दी गई थी कि मैडम कॉलेज में आ रही हैं और हर कोई मरा जा रहा था इनके साथ प्रॉम पे जाने के लिए। पूरे कॉलेज में अकेली हॉट बंदी यही है और सब इसी के इंतज़ार में थे कि कब वो दिन आएगा जब पू हमारे साथ डेट पे होगी। मतलब 4000 लौंडों का इकलौता क्रश। मुझे नहीं पता हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। मतलब क्या ये मैकेनिकल इंजीनियर है क्या सारे के सारे, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज है क्या ये। और मुझे दिक्कत इस बात से ये है कि फ़ॉरेन जैसे देश में आप ऐसा नहीं दिखा सकते। मतलब अगर इंडिया में हो कि पूरे कॉलेज के लौंडों का इकलौता क्रश कोई लड़की है तब समझ में आता है, क्योंकि फ़ॉरेन का कल्चर ही वैसा नहीं है। जितने भी NRI स्टूडेंट्स हैं, एक चैनल है यूट्यूब पे मिस्टर पटेल करके, उसने साफ साफ बोल रखा है कि यहाँ के लोग अपने काम से काम रखते हैं, ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। मतलब दोस्त बन जाए ढंग के, एक आदि होते हैं, वही बहुत है। और मतलब जितनी भी हाई राइज सिटीज़ होती हैं या फिर डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं, जितनी डेवलप्ड सिटी में आप जाते रहोगे ये कल्चर काफ़ी प्रोमिनेंट है कि आप 10-12 साल से एक सोसाइटी में रह रहे हो। सोसाइटी मतलब स्काई स्क्रैपर वाली, ऐसा नहीं नॉर्मल ये कोई फालतू सी। आप किसी जितनी भी मतलब एलीट क्लास जितना आप जाते रहते हो, मतलब मैं डिफेम नहीं कर रहा किसी गरीब आदमी को, पर मैं ऐसा होता है कि 10-12 साल से एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता हमारा पड़ोसी कौन है या फिर हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहता है। तो ठीक है, फिर इसीलिए मुझे इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब पूरा का पूरा कॉलेज मतलब प्लेसमेंट, पूरा का पूरा कॉलेज प्लेसमेंट, जॉब, करियर सिक्योरिटी, बैकलॉग्स, इन सब को छोड़ करके, लेक्चर, नोट्स, पढ़ाई, स्टडी का प्रेशर, इन सब को छोड़ करके मतलब एक लड़की के पीछे भाग रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा फालतू और अनरियलिस्टिक ये फिल्म होगी। और करीना कपूर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो भी कोई इतना खास होता नहीं है। मतलब वो मतलब थोड़ी जेंजी सी बन जाती है, सैसी गर्ल बन जाती है, पढ़ाई लिखाई करती है वगैरह है नहीं, प्रॉम पे जाती रहती है, अपने सारे कल्चर को भूल जाती है। कल्चर को भूल जाना मतलब छोटे कपड़ों से मैं बिल्कुल डिनोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बात भी वो एक्सेंट वाली अंग्रेज़ी में करती है। पर जैसे ही मतलब अब इस फिल्म के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कैसे फेमिनिज़म का मजाक और फेमिनिज़म को औरतों के कपड़ों से डिनोट करके दिखाया जाता है। क्योंकि पहले तो वो आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड लेके घूमती थी, तो उसको कम कपड़ों में दिखाते थे। तो आगे जा कर के मैं आपको बताऊंगा व्हाट डज करण जौहर ट्राई टू प्रमोट अ टॉक्सिक मेंटालिटी एवरी टाइम वी वॉचेज अ धर्मा फिल्म। मतलब करण जौहर कैसे हमारे अंदर एक टॉक्सिक मेंटालिटी इंड्यूस करता है, वो मैं आपको बताऊंगा मुझे क्यों लगता है ऐसा। Kajol, I hate her. The most hated character that I hate in my life is Kajol, because she's without any reason being excessively toxic to all the foreigners she encounters with. बिना किसी बात के, बिना कोई रीज़न के, बिना इस बात की परवाह करे कि इस बेहुदा मेंटालिटी का उसके छोटे मतलब 10-12 साल के बच्चे या 8-9 साल के बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, हो सकता है उसके पति पे या उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। क्या बात है, हाँ, बाप को मरे हुए 3 घंटे भी नहीं हुए एंड हाउ द हेल यू गाइस कैन इवन थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड। शादी की सालगिरह, बाप की बरसी, पिताजी की 13वीं, कोई मुझे बता सकता है ये सब एक साथ एक ही दिन में कैसे हो सकता है। अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत कोई कभी अपने बाप की मौत वाले दिन से करता है। शादी का मुहूर्त वगैरह सब गया भाड़ में। मतलब कोई भी ऐसी मंदिर में जाके ऐवी शादी कर लो, कोई दोस्त, रिश्तेदार और इवन काजोल के घर वाले भी शादी में नहीं आए। मतलब तुम्हारे घर से किसी की शादी हो रही है, काजोल की छोटी बहन भी शादी में नहीं है, उसको भी आगे जाके पता चलता है, क्योंकि इन दोनों के अलावा इस पूरे सीन में कोई और है ही नहीं। पता नहीं क्या मतलब बेवकूफ़। और सबसे ज़्यादा गलत बात यह है कि पापा का जो फ्यूनरल है वो उस पूरी पिक्चर में दिखाया ही नहीं है। काजोल के फादर की डेथ इस पूरी पिक्चर में दिखाई नहीं है, लेकिन जो दादी की डेथ है, अमिताभ बच्चन की मॉम की जो डेथ है, उसको पूरी तरीके से इस फिल्म में ग्राफिकली दिखाया गया, जिसमें तीनों के तीनों लोग एक साथ हो जाते हैं, बड़ा भाई, छोटा भाई और फादर। द ओनली थिंग दैट यूनाइट देम इज़ दादी की डेथ। और दादी की डेथ अगर नहीं भी होती तो तीनों आपस में कभी वापस मिलते भी नहीं। Kajol, I hate her. The most hated character that I hate in my life is Kajol, because
शी इज़ विदाउट एनी रीज़न बीइंग एक्सेसिवली टॉक्सिक टू ऑल द फॉरेनर्स शी इनकाउंटर्स विथ। बिना किसी बात के, बिना कोई रीज़न के, बिना इस बात की परवाह करे कि इस बेहुदा मेंटालिटी का उसके छोटे मतलब 10-12 साल के बच्चे या 8-9 साल के बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, हो सकता है उसके पति पे या उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। तुम लोग मुझसे पूछोगे कि इट्स माई चॉइस वाले स्टेटमेंट पे मेरा क्या कहना है, तो भाई मेरे सिंपल सा कहना है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस देश के करोड़ों लोगों के युवाओं के दिमाग में इतनी ज़्यादा गंदी और बेहूदी बात डालते हुए। लड़की 1 के साथ हो, लड़की 2 के साथ हो, लड़की 3 के साथ हो, भाई कैरेक्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है। कैरेक्टर का यह मतलब नहीं है लड़कियां छोटे कपड़े, भाई वुमेन एम्पावरमेंट ना रेप से या लड़कियों की छोटे कपड़े पहनने इन सब से बहुत ऊपर की चीज़ है, ठीक है। लड़कियों को ऐसा बनाया गया दैट दे हैव टू प्रोटेक्ट समवन्स बॉडी, मतलब उन्हें किसी देह की सुरक्षा करनी होती है। समाज में बहुत सारी अच्छी औरतें हुई हैं जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ, पर इस घटिया सोच का मैं सम्मान नहीं करता। मैं जिस झोला छाप इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर आया हूँ ना, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कॉलेज है चेन्नई में। उस कॉलेज में ऐसा होता था कि कुछ कॉलेज की लड़कियाँ होती थीं जो पैसे लेकर ये काम किया करती थी, मतलब बहुत कम अमाउंट लेती थी, उनका रेट काफ़ी कम होता था। मैं कॉलेज में पढ़ चुका हूँ वैसे, जहाँ मेरे क्लासमेट्स के साथ हो चुका है कि इंजीनियरिंग कॉलेज था तो लड़कियों का अकाल रहता था। तो बायोटेक की मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती थी, हर जगह होती हैं, इसमें मैं एक ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ, जो पैसों के लिए किसी के साथ भी रूम में चली जाती थी और क्या क्या करती थी। जो फ्लैट में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं था, मतलब मैनेज हो जाता था। तो कुछ लड़कियां होती थी जो पैसे लेकर ये काम करती थी, हालांकि अमाउंट काफ़ी कम होता था। मैं पता नहीं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, बट स्टिल मतलब समझ रहे हो। अब ऐसी लड़कियों को देखो, इफ़ अ वुमेन वांट्स एंड अ मैन वांट्स, दे बोथ कैन हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो ये जानती है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी बंदे की फीलिंग्स के साथ खेलकर किसी बंदे को क्यों मेंटली हरास करना है, किसी को क्यों टॉर्चर करना, क्या मिलेगा ये सब करके। ब्रेकअप कर लो, 2-3 महीने तक दारू पी के भंडरकते कर लो, उसके बाद नदियाँ बहा दो स्पर्म की या नदियाँ बहा दो कॉन्डम की, वाइब्रेटर अपने पिछवाड़े में ठूस कर रखो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ब्रेकअप के बाद करना जो करना, और ब्रेकअप का भी एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये क्या बेहूदगी है कि लड़की 1 के साथ मरवाए, 2 के साथ मरवाए, पूरा मोहल्ला उसकी आके ले रहा है। मतलब लड़की का मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लड़की की मर्जी हो कितने भी लड़कों के साथ रह सकती है। दिक्कत इस बात से ये है कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए। आपने चीटिंग जैसे शब्द को भी जस्टिफाई कर दिया। एक कैजुअल रिलेशनशिप में चीटिंग करने की बात तो मैं कर भी ना रहा हूँ, क्योंकि कैजुअल रिलेशनशिप जैसा मैं कुछ समझता नहीं हूँ। मैं अपनी बंदी के साथ खुद भी काफ़ी सीरियस हूँ। जो तुम यहाँ पे आके अंडरस्टैंड पेल रही हो, मतलब तुम उल्टा लड़की का कैरेक्टर और उछाल रही हो कि मतलब देखो ना कितनी अच्छी लड़की है, जगह जगह जाकर वो अपनी देकर आ रही है। या फिर लड़की 1 के साथ नहीं 5 के साथ है, 5 बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठकर तो कोई अच्छा है नेक काम तो करेगी नहीं, जाहिर सी बात है। 5 लड़कों के साथ एक लड़की क्या करेगी, या फिर एक लड़का 5 लड़कियों के साथ क्या करेगा, तुझे क्या लगता है? ज़्यादातर हमारी इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्या करेगी, डैडी जी तक क्या है, या उनको तो उनका पैसा उड़ाएगी, या फिर उन गोल्ड डिगर होगी, या तो स्लट होगी। और क्या रीज़न हो सकता है कि एक लड़की एक साथ 5 लड़कों को डेट कर रही है? भाई कुछ तो होना चाहिए ना। क्या पैरामीटर है जिस पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक लड़की का कैरेक्टर क्वेश्चनेबल है? एक अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करना, दूसरा किसी को सिर्फ पैसे या सेक्स के लिए इस्तेमाल करना। तो वही चीज़ तो आप कह रहे हो कि एक लड़की ये कर सकती है। मतलब आपको पता है आप इस देश के युवाओं के बीच में कितनी गंदी मेंटालिटी बिठा रहे हो। यूट्यूब पे एक सर्वे हुआ था, वेदर इट्स माई चॉइस इज करेक्ट और नॉट, और लिटरली 6% लोगों ने हाँ बोला था कि इसको जस्टिफाइड हम मानते हैं। मतलब कितनी ख़तरनाक बात है। इस देश का हर एक युवा जो यूट्यूब यूज़ करता है, उसमें से 6% आदमी या औरतें आज भी हैं जो ये मानते हैं कि इट्स माई चॉइस या इट्स हर चॉइस जस्टिफाइड है। समझ में आ रही है? मतलब आपने लोगों के दिमाग में, या कितने ज़्यादा यूथ के दिमाग में कितनी नेगेटिविटी है, कितनी गंदी मेंटालिटी भर दी। आपको शर्म नहीं आती? बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई रोडीज़ की रेटिंग इतनी टट्टी है, कौन देखता है वो शो। भाई कुछ ना कोई लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिग बॉस भी तो चूतिया शो है ना, सब घर वाले बैठ के देखते हैं। तो तू मेरे आगे बकवास मत कर, मुझे भी मालूम है रोडीज़ की भी अच्छी खासी कल्ट फॉलोइंग और ऑडियंस है, ठीक है।